Okay, guys, I'm linking you from where we have left in the last lesson. So I was telling you that there are two kinds of X. What is X? The group that is already attached onto the benzene ring, जो पहले से लग गया था, उस कार्बन जिसके ऊपर वो लगा हुआ है उसका नंबर 1 होता है और बाकी कार्बन को उसके अकॉर्डिंगली नेम किया जाता है, एज यू हैव लर्नड अर्लियर. तो ये जो X है, ये नए ग्रुप को, जो Y ग्रुप है, उसको कहाँ आके लगना है, ये X ने कंट्रोल करना है. तो जैसे अगर आप क्लासरूम में एंटर होते हैं और कोई पहले से वहाँ पे टीचर मौजूद हैं, तो वो आपको बताते हैं कि जी आप रो नंबर 1 की सीट 2 पे बैठेंगे, या आप सीट नंबर 3 पे बैठेंगे, या सीट नंबर 4 पे बैठेंगे. तो वो आपको टीचर बताते हैं क्लास में आके कि वेयर यू वांट टू सिट, यू हैव टू सिट, यू डोंट वांट टू सिट, रादर यू हैव टू सिट. तो इसी तरह जो एक्स है वो पहले से बेंजीन, अकेली बेंजीन पे जब वो लग गया था, तो अब वो बेंजीन को जो है या तो वो एक्टिवेट कर सकता है, बेंजीन एक्टिवेटर ग्रुप हो सकता है जो कि 2, 4, 6 डायरेक्टिंग ग्रुप हो सकता है, या वो ग्रुप जो पहले से लगा हुआ है वो 3, 5 डायरेक्टिंग होगा और वो बेंजीन को डीएक्टिवेट कर देगा. तो यही दो पॉसिबिलिटीज हैं. आइदर योर ग्रुप्स कैन कम एट 2, 4, 6, नॉट एट 3, 5, और कन्वर्सली इफ 3, 5 पे आएगा तो फिर 2, 4, 6 पे नहीं आएगा. तो मैं अभी एग्जांपल में आपको दिखा रहा था. दिस टेबल इज गिवन इन द डेटा बुकलेट एज वेल. 2, 4, 6 में अल्काइल ग्रुप, हेलोजन ग्रुप, OH ग्रुप जो फिनोलिक में होता है, और अमाइनो ग्रुप एक्सेट्रा, ये सारे उसमें लिखे हुए भी हैं, आप उसको रटाना लगाइएगा. तो उसमें देख लीजिए कि अगर ये ग्रुप होंगे तो आपकी 2, 4 और 6 पोजीशन जो है वो एक्टिवेट हो जाएगी. वेयर एज अगर नाइट्रो कार्बोक्सिल ग्रुप या एल्डिहाइडिक ग्रुप लगा होगा तो फिर 2, 4, 6 डीएक्टिव हो जाएगी और 3, 5 अवेलेबल रहेगी जिसपे ग्रुप आके लग सकता है. तो अभी यू कैन सी कि मैंने बेंजीन के ऊपर मिथाइल ग्रुप लगाया हुआ है, एंड मिथाइल इज एन आर ग्रुप. सो 2, 4 और 6 के ऊपर जो है वो आपके पास क्लोरीन आके लग सकती है अगर आप क्लोरीन को रिएक्ट करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3. तो देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ 2 आइसोमर्स, 2 आइसोमर्स बन सकते हैं. वो आपसे पूछ सकता है कि इसके स्ट्रक्चर्स बताएं, इन 2 आइसोमर्स के स्ट्रक्चर्स क्या होंगे. तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि क्लोरीन जो है वो 2 पे जाए, क्योंकि ये भी 2 है और ये भी 2 है, तो किसी एक पे वो लगेगा तो 2 क्लोरो मिथाइल बेंजीन बन जाएगा. जबकि एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये 4 पे जाए. तो वन ऑफ द आइसोमर विल बी लाइक दिस. मिथाइल बेंजीन लगा हुआ था और उसने आने वाले क्लोरीन को 2 पे लगा दिया, प्लस HCl फॉर्म हो गया. या फिर दूसरा आइसोमर क्या हो सकता है कि मिथाइल बेंजीन के 4 पे आके क्लोरीन लग जाए प्लस HCl. ये 2 आइसोमर बन सकते हैं अगर आपने क्लोरीन की एक लिमिटेड सप्लाई जो है वो ली हुई है. जबकि अगर वो कह देता है कि बेंजीन इसी को आप एक्सेस क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवा दो इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, तो फिर क्या होगा, फिर 2, 4, 6 तीनों के ऊपर आके तो आपकी क्लोरीन जो है वो लग जाएगी. तो अब जो है इस कंपाउंड की नेमिंग कर लें. तो आइसोमर ए का नाम था 2 क्लोरो, 2 क्लोरो मिथाइल बेंजीन, और आइसोमर बी का नाम में सिर्फ 2 की जगह क्या आ जाएगा, 4 क्लोरो आ जाएगा, बाकी सारा का सारा वही रहेगा, मिथाइल बेंजीन. और आपने जब एक्सेस क्लोरीन यूज की थी इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 कैटलिस्ट, तो अब आपको 2, 4 और 6 ट्राई क्लोरो, ट्राई क्लोरो मिथाइल बेंजीन जो है वो मिल जाएगा, क्योंकि अब 3 क्लोरीन लग गए हैं. 2, 4, 6 ट्राई क्लोरो मिथाइल बेंजीन आपको मिलेगा. तो ये ग्रुप जो पहले से लगा हुआ है वो इस टेबल से देखकर फिर आपने डिसाइड करना है कि सेकंड सब्स्टिट्यूएंट कहाँ लगने हैं आगे. अच्छा चलें ऐसा करते हैं. आपको पता है मिथाइल बेंजीन का एक क्लासिकल, मिथाइल बेंजीन इज आल्सो कॉल्ड एज टोलुइन.
Methyl benzene is also known as toluene. Toluene, Toluene, toluene. तो आपको अगर लेट से कि बेंजीन से स्टेप 1 करने के बाद स्टेप 1 करेंगे तो एक कंपाउंड जो है वो ए बनेगा, जिसको कि आप अगर रिएक्ट कर दें नाइट्रिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एक्सेस और 55 डिग्री सी पे हीट कर दें तो ये एक प्रोडक्ट बनेगा। इसका फार्मूला है CH3NO2 NO2 और यहाँ भी NO2। इसका नाम है 2,4,6 ट्राई नाइट्रो मिथाइल बेंजीन और टोलुइन, जिसकी एब्रीविएशन होती है TNT। तो TNT जो है आपको पता है ये गन पाउडर होता है, एक्सप्लोसिव में यूज होता है। तो आपने स्टेप नंबर 1 में ऐसा क्या करना है कि फिर वो नाइट्रिक एसिड, वो जो प्रोडक्ट ए है वो नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करके TNT में कन्वर्ट हो जाए। तो आप देख रहे हैं कि स्टार्ट से लेकर नाइट्रिक एसिड को लगाने वाले तो रिएजेंट आपको बता दिया, ये दोनों आपस में मैच कर रहे हैं। ये सारा एक्सेस की वजह से तीनों जगहों पे लग रहा है, लेकिन ये मिथाइल कैसे आया होगा? तो उसके लिए आपको स्टेप नंबर 1 में कौन सा रिएजेंट यूज करना पड़ेगा? वो है CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 कैटलिस्ट। तो जो आपका प्रोडक्ट ए में बना था वो मिथाइल बेंजीन होगा या टोलुइन होगा। और उस टोलुइन की जब आपने जो है वो नाइट्रेशन की तो TNT बन गया। तो ये दोनों एग्जांपल जो मैंने भी आपको करवाई हैं, इन दोनों में जो ग्रुप लगा हुआ था वो 2,4,6 डायरेक्टिंग था। अब मैं आपको एग्जांपल करवा रहा हूँ कि जी आपने बेंजीन लिया और उस पर नाइट्रो ग्रुप लगा दिया। अब इस नाइट्रो ग्रुप को अगर आप रिएक्ट करते हैं विद नाइट्रो बेंजीन है ये आपकी, अगर आप इस नाइट्रो बेंजीन को ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3 कैटलिस्ट, तो नाइट्रो ग्रुप जो है ये कौन सी कैटेगरी में जाता है? अगर हम ऊपर टेबल में देखें तो वो 3,5 डायरेक्टिंग में जाता है। इसलिए 2,4,6 तो डीएक्टिव हो जाएंगी, तो अवेलेबल स्पेस सिर्फ 3,5 रहेगी। तो आपका जो ग्रुप है वो अब 3 और 5 पे आके लग सकता है। और ये भी 3 होती है, वैसे ये भी 3 ही होती है अनटिल इन एक्सेस। तो दोनों में से कोई एक ही आइसोमर बनेगा और वो कंपाउंड सी बनेगा। तो उस कंपाउंड सी का जो नाम है और उसका स्ट्रक्चर जो है वो कुछ यूं है, नाइट्रो के साथ इधर Cl लग जाए तो इसका नाम है 3 क्लोरो नाइट्रो बेंजीन। और अगर यही रिएक्शन, सॉरी क्लोरो नहीं लगेगा, ब्रोमो सर लगेगा। सर वो असद कह रहा है उसको ऐड कर ले, वो निकल गया था। Okay, so this will be 3 bromo nitrobenzene, क्योंकि ब्रोमीन से ब्रोमो ने लगना है। 3 bromo nitrobenzene। अगर आप एक्सेस ब्रोमीन यूज कर लेंगे तो फिर 3 और 5 दोनों के ऊपर जो है लग जाएगा आके नाइट्रो के साथ 3 पे भी ब्रोमीन और अब ये 5 पे भी ब्रोमीन। इसका नाम है 3,5 डाई ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। 3,5 डाई ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। तो ये देखें आपके सामने ये एग्जांपल्स जो हैं दे हैव क्लियरली शोन कि अगर जो भी ग्रुप पहले लगा होगा, नया आने वाला ग्रुप उसकी डायरेक्शन से आएगा, वो किस तरफ उसको डायरेक्ट कर रहा है, ऐसे नहीं आएगा।
तो यही रिएक्शंस को अब हम देखेंगे हमारे बेंजीन का अंदर। जो लास्ट टॉपिक रह गया हुआ है वो है रिएक्शन ऑफ मिथाइल बेंजीन, रिएक्शंस ऑफ मिथाइल बेंजीन। तो रिएक्शंस ऑफ मिथाइल बेंजीन, अभी हमने वैसे मिथाइल बेंजीन के रिएक्शन में से एक रिएक्शन तो पढ़ भी लिया हुआ है। एक रिएक्शन तो अभी हमने पढ़ा, वो है फ्री रेडिकल, सॉरी आपने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ लिया था जब आपने क्लोरीन के साथ उसको रिएक्ट किया था, तो वो आप पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें आपने मिथाइल बेंजीन को जब रिएक्ट किया था क्लोरीन के साथ या ब्रोमीन के साथ भी कर सकते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 कैटलिस्ट, तो मिथाइल बेंजीन के ऊपर 2 पे क्लोरो लग सकता था या फिर 4 पे क्लोरो लग सकता था। ये रिएक्शन तो आप कर चुके हैं, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुई है इसके ऊपर। ठीक है जी। सेकेंड रिएक्शन ऑफ मिथाइल बेंजीन इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, जो आपके AS के कोर्स में भी था। इसे हम कहते हैं रिएक्शन ऑन साइड चेन, रिएक्शन ऑफ Cl2 ऑन एल्काइल साइड चेन। अब आपका जो क्लोरीन है, वो जो कंडीशन में अब लगाऊंगा, वो बेंजीन के साथ तो रिएक्ट नहीं कर सकेगा, लेकिन वो एल्काइल साइड चेन से रिएक्ट कर जाएगा। और FRI स्टैंड्स फॉर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। अगर आप मिथाइल बेंजीन को क्लोरीन से ही रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन यूवी लाइट में कर रहे हैं, तो यूवी लाइट में बेंजीन तो क्लोरीन से रिएक्ट करती नहीं है। This is what we have learnt in our introduction to benzene, that benzene is not like alkane or alkene. तो बेंजीन अगर अकेली बेंजीन होती तो क्लोरीन उससे रिएक्ट करता ही ना, लेकिन अब मिथाइल तो है ना कम से कम, और यूवी लाइट में मिथाइल के साथ जाके बेंजीन को अफेक्ट किए बगैर क्लोरीन वहां सब्स्टिट्यूट होगा थ्रू फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन टू गिव यू CH2Cl प्लस HCl। तो आप देख रहे हैं कि जो क्लोरीन है वो एल्काइल साइड चेन के ऊपर जाके लगी है, वो बेंजीन पे नहीं लगी, क्योंकि यूवी लाइट में क्लोरीन बेंजीन से रिएक्ट कर ही नहीं सकती, तो ये क्लोरीन साइड चेन से रिएक्ट करती। तो इस तरह इस रिएक्शन का नाम है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। इसमें अगेन वही इनिशिएशन, प्रोपेगेशन और टर्मिनेशन स्टेप्स सारे इन्वॉल्व होते हैं। वेयर एज देयर इज अ थर्ड रिएक्शन ऑफ मिथाइल बेंजीन व्हिच इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन, ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन। तो मिथाइल बेंजीन की ऑक्सीडेशन करनी है हमने। तो इसके लिए ऑक्सीडेशन के लिए जो रिएजेंट यूज करना है, reagent for oxidation is acidified potassium permanganate, just manganate, आप लिखें पोटेशियम मैंगनेट 7, और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो सिर्फ आप क्रोमेट भी लिख सकते हैं, Cr2O7-2। This will cause the oxidation of alkyl side chain। ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। तो अगर आप मिथाइल बेंजीन या टोलुईन को ये ऑक्सीडेशन करेंगे यूजिंग आइदर ऑफ द टू रिएजेंट्स, तो आपकी ऑक्सीडेशन से मिथाइल बेंजीन विल चेंज टू बेंजोइक एसिड,
benzoic acid plus water is formed. तो इसके लिए आपको 3 ऑक्सीजन एटम्स की जरूरत है. तो oxidation of methyl benzene can also be possible if you use an oxidizing agent such as acidified manganate 7 or acidified dichromate 6. तो इससे आपका मिथाइल बेंजीन बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा. So this leads to the end of your benzene reactions along with their mechanisms, etc. The next part of arenes is phenols. Phenols. तो phenol जो होता है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H5OH और इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है, अभी मैं स्केलेटली बना रहा हूँ ऐसे कि इसके ऊपर आपने OH लगाया हुआ है और स्ट्रक्चर में बेंजीन के ऊपर आपने OH ही लगाना होता है. तो फिनोल्स जो हैं इसमें बेंजीन के ऊपर OH लगा हुआ होता है. तो this is called phenol. It looks like to be alcohol, but actually it is not alcohol. ये अल्कोहल नहीं है. ये न्यूट्रल नहीं है. इट इज नॉट न्यूट्रल. फिनोल जो होते हैं इसकी प्रेपरेशन हम थोड़ा सा आगे जाके करेंगे जहां हम एमाइंस का चैप्टर पढ़ते हैं. तो वील कीप इट लेटर ऑन. बट इन properties में फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ फिनोल इज दैट फिनोल इज एसिडिक इन नेचर. तो फिनोल जो होता है वो एसिडिक होते हैं. Acidic in nature. Although they are very weak acids, they are very weak acid, but अगर ये acid हैं तो फिर according to Lori-Bronsted concept, if I add phenol to water, तो ये अपना हाइड्रोजन आयन वाटर को डोनेट कर देता है. तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन भी होता है. तो प्रोटॉन डोनर जो होता है आपको पता है वो लोरी ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग एसिड होता है. सो व्हाट वी विल गेट इज O नेगेटिव और उसमें लोन पेयर. वी कॉल दिस एज फिनॉक्साइड आयन प्लस H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन. तो इसमें ये साबित हो रहा है, दिस प्रूव्स दैट फिनोल इज एन एसिड and water is a base. Phenol has donated its proton whereas water has accepted its proton. तो ये रिएक्शन प्रूव कर रहा है कि ये फिनोल एसिडिक है और ऑल्दो कि ये बहुत वीकली एसिडिक है, इसकी पीएच जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 6.5 होती है अगर हम 1 मोल पर डीएम क्यूब फिनोल की सोल्यूशन लें. तो दिस इज इट्स पीएच इज जस्ट 6.5 व्हिच शोज दैट इट्स क्वाइट वीकली एसिडिक. तो लेकिन हमने अब इसको प्रूव भी करना है. फिनोल अगर एसिडिक है तो हमें इसको कंपेयर करना है. In our A-level course, A2 course, we need to compare phenol for its acidity with water and ethanol. So comparison of acidity of phenol with ethanol and water. तो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि आप फिनोल को कंपेयर करते हैं उसकी एसिडिटी को विद एथेनॉल एंड वाटर. तो हम तो हमेशा से यही पढ़ते आ रहे थे, आप ओ लेवल्स में भी आपने ये पढ़ा था, एएस में भी यही पढ़ा था कि अल्कोहल्स जो होती हैं वो पानी में मिक्स तो होती हैं लेकिन वो पानी के साथ एसिड बेस रिएक्शन नहीं करती. ठीक है, तो इसलिए वो न्यूट्रल होती हैं. वाटर की पीएच वैसे ही 7 होती है. आपने आयनिक इक्विलिब्रियम में प्रूव भी किया था कि उसका KW से जब आप H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन निकाल के तो आप आगे चलते हैं तो आपको पता लगता है उसकी पीएच 7 होती है. तो फिनोल की पीएच 6.5 होती है. तो अब हम कंपेयर करने जा रहे हैं. दिस कैरीज 3 to 4 मार्क्स क्वेश्चन. तो पहले तो हम इसको डिस्क्राइब करेंगे कि इस कंपैरिजन को
कि इनमें सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा है। तो फिनोल जो होती है, फिनोल is more acidic than water and water is more acidic than ethanol। तो ये लिखने का आपको एक नंबर मिल जाता है। फिनोल इज मोर एसिडिक देन वाटर। आपको पता है कि वाटर जो है वो भी एम्फोटेरिक होता है। इन सर्टेन कंडीशंस इट एक्सेप्ट्स हाइड्रोजन आयन, इन अदर कंडीशंस इट गिव्स इट्स हाइड्रोजन आयन। जैसे अमोनिया को ये अपना हाइड्रोजन आयन दे देता है, लेकिन किसी और एसिड हो जैसे HCl हो, इवन फिनोल भी हो, तो उससे भी H प्लस ले लेता है। इसलिए वाटर एम्फोटेरिक है। सो इट इज कह सकते हैं कि इसकी pH 7 है। लेकिन एथानॉल तो ना एम्फोटेरिक है, तो वो बिल्कुल भी एसिडिक नहीं है। लेकिन इसको अब हमने प्रूव करना है कंपैरिजन को कि ये फिनोल इज मोर एसिडिक देन वाटर एंड एथानॉल। तो इसकी जो एक्सप्लेनेशन है, इन इट्स एक्सप्लेनेशन फर्स्ट व्हाट वी विल डू इज वी विल राइट देयर आयोनाइजेशन। इसके आयोनाइजेशन रिएक्शंस लिखेंगे और उसके साथ उनकी के या पीके वैल्यूज जो है वो देखेंगे। आयनाइजेशन ऑफ आयनाइजेशन रिएक्शंस। तो आयनाइजेशन रिएक्शन लिखते हैं। तो अगर हम फिनोल को लें OH and ionize it to form phenoxide ion O negative plus H positive, तो इसकी जो pK वैल्यूज हैं, वी हैव लर्नड अबाउट pKa वैल्यूज। इसकी pK वैल्यू 10.0 है, विच इज क्वाइट लार्ज एंड टेलिंग दैट इट्स क्वाइट वीक एसिड। लेकिन अगर हम वाटर की आयनाइजेशन लिखें तो इट फॉर्म्स हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयंस, और इसकी पीके वैल्यू उससे भी बड़ी है फिनोल से। तो इसकी जो पीके है वो है 14। इट्स पीके वैल्यू इज 14.0। और फिर अगर हम एथानॉल को देखें तो C2H5OH, वैसे तो वो आयनाइज होता ही नहीं है, लेकिन वैसे अगर हम वी इमेजिन के वो आयनाइज होता है, तो वी कैन गेट C2H5O negative plus H positive. This is called ethoxide ion। और इसकी जब हमने पीके वैल्यू निकाली तो वो 16.0 है। और रूल कुछ यूं है कि लार्जर द वैल्यू ऑफ पीके वीकर द एसिडिक। तो ये तो वीकेस्ट एसिड है, वीकेस्ट एसिड है, और ये स्ट्रॉन्गर है इन तीनों से, क्योंकि जितनी स्मॉल वैल्यू होती है पीके की, smaller the value of pK, stronger is the acid, and larger the value of pKa, तो उतना ही जो है स्मॉल वैल्यू के लिए स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, लार्जर वैल्यू के लिए वीकेस्ट एसिड हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिनोल में आपका जो इक्विलिब्रियम है वो शिफ्टेड है टू राइट हैंड साइड कंपेयर टू दीज टू, जबकि एथानॉल में जो है आपका इक्विलिब्रियम वो शिफ्टेड है टू, इक्विलिब्रियम जो है वो शिफ्टेड है टू लेफ्ट हैंड साइड। जब तो ये तो एथानॉल की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है, ये इसके आयन बनते ही नहीं है। ठीक है, जैसे ही बनते हैं तो पीके वैल्यू ये सजेस्ट करती है कि वो फौरन एथानॉल में वापस कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसा क्या है कि फिनोल इज मोर एसिडिक एंड उसका इक्विलिब्रियम जो है वो राइट हैंड साइड पर क्यों शिफ्टेड है? तो उसकी रीजन ये है कि phenoxide ion is stable due to pi electron delocalization, due to pi electron delocalization and reduction of electron density on O atom।
which shifts equilibrium to राइट हैंड साइड। तो ये देखिएगा, अब ये मैं आपके सामने तस्वीर बना रहा हूँ कि फिनॉक्साइड आयन, फिनोल की आयनाइजेशन से जो फिनॉक्साइड आयन बना था उसके ओ के ऊपर लोन पेयर था, नेगेटिव चार्ज था। जबकि बेंजीन के ऊपर भी आपको याद होगा कि देयर इज अ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, जो कि बेंजीन के 6 कार्बन पे डीलोकलाइज होता है। और ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो भी एक पीजी ऑर्बिटल में होता है। तो कार्बेंजीन का जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसके लोन पेयर को अपनी तरफ खींच कर ले जाती है। तो ये इसको अपनी तरफ खींच कर विड्रॉ कर लेता है। आप सिंपल, ये डायग्राम मुश्किल लगे तो आप सिंपल ये डायग्राम बनाएं कि ओ नेगेटिव लोन पेयर एंड दिस लोन पेयर इज विड्रॉन बाय बेंजीन। इंडक्टिवली बेंजीन इसके लोन पेयर को अपनी तरफ खींच लेती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये वाली, ये तो बेंजीन में सैर करने चला जाता है। दिस इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स रोमिंग अराउंड, होवरिंग अराउंड इन द बेंजीन कार्बन एटम्स एज वेल, देन इट कम्स बैक। तो हाइड्रोजन आयंस जिसने इसके साथ जुड़ना होता है उसके लिए ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, डिफिकल्ट होता है। इसलिए इक्विलिब्रियम जो है वो राइट हैंड साइड पर शिफ्ट हो जाता है। तो आपका जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड था वो बेंजीन से एक्सटेंड कर जाता है टू ऑक्सीजन भी, और उसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये बेंजीन अपनी तरफ खींच लेती है। तो हाइड्रोजन आयन जो है वो इससे जुड़ेगा तो रिएक्शन रिवर्स होगा ना। जब वो इससे जुड़ ही नहीं सकेगा तो ये यहाँ पर देखिए इसने इसके साथ रिवर्स होना है, ये ज़रा डिफिकल्ट है। ये मुमकिन है कि उसे जुड़ेगा तो सही, लेकिन कंपेयर टू वाटर एंड एथेनॉल ये चांसेस कम हो जाएंगे। जबकि अगर हम एथेनॉल को देखें तो एथेनॉल के अंदर C2H5O नेगेटिव और उसके ऊपर लोन पेयर है। और हमें अभी हम पढ़ के आए थे आर ग्रुप जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है। उससे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ ओ एटम वो फर्दर एनहांस हो जाती है, जिसकी वजह से H प्लस फॉरन, ये देखें ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो फिर H प्लस जो है वो बहुत आसानी के साथ इजीली जैसे ही ब्रेक हुआ वैसे ही फौरन उसके साथ जुड़ा, क्योंकि अल्कोहल के अंदर जो है, एथेनॉल के अंदर आर इज डोनेटिंग इट्स इलेक्ट्रॉन और उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देता है। तो हाइड्रोजन आयन फौरन उसके साथ जुड़ता है और वापस कन्वर्ट हो जाता है टू C2H5OH। So R group is electron donating, electron density of oxygen atom enhances, so equilibrium जो है वो शिफ्ट कर जाता है टू लेफ्ट हैंड साइड। So I believe that acidic nature of phenol is clear.